जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग लाइव आ जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और रोज शाम को 7 बजे अपनी क्लास होती है, ठीक है। और आज हम पर्यावरण का दोस्तों अब अपना रिवीजन टेस्ट चालू हो चुका है, ठीक है। और जो भी हमारे साथी नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक अगर आपने परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको 150 नंबर के मॉडल पेपर मिलेंगे। आपके जो भी आपने विषय सेलेक्ट किया है उस विषय के अनुसार ही दोस्तों यहां पर आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो इन मॉडल पेपर को जरूर लगाएं और यहां से आपको अपना आकलन हो जाएगा। यहां पर आपको रैंक भी दी जाएगी कि आपकी रैंक क्या है, यहां पर आपको नंबर भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर मॉडल पेपर खरीदना है, लास्ट दिनों में जरूर खरीदें, जरूर लगाएं। ओवरऑल एमपी के सभी स्टूडेंट ये लगा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्तों, सेल्फ एससी 40, ये सेल्फ एससी 40 कूपन कोड दिया है, सेल्फ SELF 40, ठीक है, यूज करना है। तो ये मॉडल पेपर आपको 40% ऑफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ए सेशन। सभी लोग तैयार हैं? जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, उस डिस्क्रिप्शन में से आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, ठीक है। और दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। सभी लोग तैयार हैं बताने के लिए? तो आज का आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है, ये सारे उद्यान भी आपको पढ़ना है ना, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है दोस्तों। तो यहां पर आपको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बताना है प्रश्न क्रमांक 1 में कहां पर है। 4 विकल्प हैं, 4 में से उत्तर चयन करना है। और मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, इसे पूर्व में हैली के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। और जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में नंदन कानन भी है, सिमलीपाल भी है और भीतरकनिका भी है, ठीक है, ये तीनों याद रख लेना है उड़ीसा के माध्यम से। और यहां पर चिल्का झील भी है उड़ीसा में, ठीक है, और हीराकुंड बांध भी बना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अभी 2018 में बनाया गया था कौन सा, पालपुर कूनो बनाया गया था जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश के श्योपुर में है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और दोस्तों ये एशियाई शेरों का प्रजनन केंद्र है पालपुर कूनो, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये चीज भी आपको याद रख लेना है। और यहां पर दोस्तों हालो घाटी है। हालो घाटी अगर आपसे पूछा जाए कि हालो घाटी मध्य प्रदेश में कहां पर है और बंजर घाटी कहां पर है, तो हालो घाटी और बंजर घाटी ये दोनों ही दोस्तों मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। फिर बात करें कि ये आपका उड़ीसा है, ये यहां पर आपका दोस्तों नंदन कानन है, भीतरकनिका है, इनको देख लेना, ठीक है। अगला है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस। अब आपको पता है कि हमारे भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, ठीक है, 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। 4 में से अगर हम बात करें कि सबसे प्रसिद्ध जो माना जाता है वो माना जाता है पश्चिमी घाट, है ना। और पश्चिमी घाट जो है वो पश्चिमी घाट केरल के आसपास आता है ऐसे करके, है ना। और दोस्तों ये जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अपना कब, 22 मई को, है ना। 22 मई आप सभी लोग चयन करते जाएंगे, ये नंबर 22 नंबर आप 22 मई को आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, फटाफट से ये 3 तथ्य और आपको बताना है। 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस हो गया, है ना। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस आपका हो गया। 22 मार्च को क्या हो गया, विश्व जल संरक्षण दिवस हो गया। तो ये 22-22 वाला जो चक्कर है इसको आपको याद रख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना कभी। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, तो ये तो आपको क्लियर है। लेकिन अगर जैव विविधता की बात करें तो ये दोस्तों आपका केरल है, ये केरल राज्य है, ये यहां पर जो पश्चिमी घाट है ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जाता है। और इस केरल में एक शांत घाटी भी है, शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है इलायची पहाड़ी, तो इलायची पहाड़ी आपको बता दें कि इलायची पहाड़ी ये जो है तमिलनाडु में आती है। तमिलनाडु में एक मतलब आधे से ज्यादा पार्ट इसका तमिलनाडु में आता है और
आधे से कम जो पार्ट है वो कहां आता है, केरल में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपसे शांत घाटी या साइलेंट वैली पूछे तो ये दोस्तों जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। साइलेंट वैली, शांत घाटी, ये केरल में है, ठीक है। और केरल में एक अभ्यारण्य है जो आपको हमेशा बताते हैं हम, कौन सा अभ्यारण्य है केरल में, जहां पर सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला मंदिर भी है केरल के, कौन सा है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये केरल में है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब आपको बताना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, प्रश्न क्रमांक 3 में। राजाजी ये असम में है, उड़ीसा में है, उत्तराखंड में है या फिर मध्य प्रदेश में है। अब दोस्तों बात करें कहीं की मध्य प्रदेश की अपने, तो मध्य प्रदेश में एक पूछा जाता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान अपने मध्य प्रदेश के धार जिले में है, ठीक है। और एक पूछा जाता है फासिल जो है राष्ट्रीय उद्यान, फासिल ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है फासिल, और ये डिंडोरी में है, ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों आपका कहां पर है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। अब उत्तराखंड से बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, पहले हम यहां पर आ जाते हैं उत्तराखंड में। ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड से आपको पता है चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन कहां पर शुरू हुआ था, उत्तराखंड में, ठीक है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी एक पुस्तक है धरती की पुकार, सुंदरलाल बहुगुणा की एक पुस्तक क्या है, धरती की पुकार, ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा को दोस्तों वृक्षों का आदमी कहा जाता है, वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा, ये चीज आपको याद हो गई। अब दोस्तों उत्तराखंड में की राजधानी देहरादून है। देहरादून में अपना क्या है, वन अनुसंधान केंद्र है ना, वन्य प्राणी अनुसंधान केंद्र भी देहरादून में है, ये चीज भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, देहरादून में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो है ही यहाँ पर, फूलों की घाटी भी है यहाँ पर, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हमेशा से पूछे आते रहे हैं, आज भी पूछे जाएंगे, है ना। इनको सारी चीजों को याद रखना उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है, नदियों का मायका। अब नदियों का मायका आपको बताना है कि किस राज्य को कहा जाता है, असम को, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश को। और दोस्तों आपको पता है कि नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, आपको वैसे पता होगा कि सर नदियों का मायका कहा जाता है किसे, मध्य प्रदेश को, बिल्कुल सही आंसर। मध्य प्रदेश में नदियों का जाल फैला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में नदियों का जाल फैला है, नदियां ही नदियां हैं, इसलिए जो है मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, यहां पर नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी मानी जाती है मध्य प्रदेश की, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये नर्मदा, और नर्मदा से एक क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, और ये कहां से निकलती है, तो ये निकलती है आपकी अमरकंटक से। कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक में आपको पता है दोस्तों, यहां पर जो नर्मदा नदी पर कपिल धारा जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात भी है और दूध धारा जलप्रपात भी है, एक अमरकंटक में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, है ना, नर्मदा नदी। अब बात आती है दोस्तों की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल, ठीक है, चंबल को रखेंगे। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रख लेना चंबल की। अब चंबल कहां से निकलती है, तो ये जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, जानापाव की पहाड़ी से। अब ये जानापाव की पहाड़ी कहां पर है, तो ये इंदौर में है, ये भी आपको याद रख लेना इंदौर में, ठीक है। तो इनको सभी को याद रखेंगे। और बात इंदौर की आई है तो कभी कभी ऋतु वेधशाला भी पूछ लिया जाता है इंदौर में, ये ऋतु वेधशाला भी आपका पर्यावरण से संबंधित है, ये ऋतु वेधशाला भी कहां पर स्थापित है, इंदौर में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये अपना मध्य प्रदेश है दोस्तों, जिसे नदियों का मायका कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है, यहां पर चंबल पर एक गांधी सागर डैम बना है जो कि मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर डैम मंदसौर के मध्य प्रदेश के मंदसौर में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर अगर बात करें दोस्तों की मंदसौर की, तो मंदसौर में राष्ट्रीय उद्यानिकी महाविद्यालय है, राष्ट्रीय उद्यानिकी महाविद्यालय, ये भी आपको याद रख लेना मंदसौर के बारे में। और अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का मंदसौर। तो इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है मध्य प्रदेश के बारे में,
ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1985 में, 1987 में, 1976 में या फिर 1978 में। 4 विकल्प हैं, 4 में से भी आपको चयन करना है कि गैंडा परियोजना, और आपको पता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही जाने जाते हैं एक सींग वाले के लिए, ठीक है। और ये दोनों ही कहां पर हैं, असम में है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और ये गैंडा परियोजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, 1987 में, है ना। अब गैंडा को हमें सताना नहीं है, अगर गैंडा को आप सताओगे, गैंडा को सताओगे तो क्या करना पड़ेगा, गैंडा को सताओगे तो गुस्सा हो जाएगा गैंडा, सताओगे तो क्या होगा, सताना नहीं है, सता से सतासी हो जाएगा, 1987 में गैंडा, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर दोस्तों ये है आपका असम, ये भी याद रख लेना है असम के बारे में, ठीक है, ये यहां पर असम है। अब बताना माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रख लेना है, ये कहां पर है दोस्तों, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर पूर्व में नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में क्या नाम से जाना जाता था, नेफा के नाम से, है ना। और ये माउलिंग जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और यहां पर दोस्तों आपको पता है ये सबसे पूर्वी राज्य भी माना जाता है भारत का, है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये चीज भी याद रखनी है। ये देखो ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है ना, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, प्रश्न क्रमांक 7 में बताना है आपको। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का भी आपको पर्यावरण पढ़ना है, जिसमें आपको राष्ट्रीय उद्यान आनी चाहिए, अभ्यारण्य आनी चाहिए, नदियां भी आपको आनी चाहिए मध्य प्रदेश की, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि दोस्तों कृषि से संबंधित संस्थान भी हैं, है ना, वन से संबंधित संस्थान भी है, जैसे आपदा प्रबंधन संस्थान, वन प्रबंध संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, है ना, ये संस्थान भी आपको याद रखना है। इनके मुख्यालय कहां पर है, ये भी आपके पर्यावरण से रिलेटेड माने जाएंगे, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय भी आपका आएगा कृषि के अंतर्गत। तो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र तो सभी को पता है कि सर ये नागपुर में है पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, है ना। और अभियांत्रिकी संस्थान केंद्र भी यहीं पर है दोस्तों, कहां पर, नागपुर में है, ये भी याद रख लेना। पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में और वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड की देहरादून में, ठीक है। ये यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही आज क्लियर यहां पर हो जाते हैं, वन तो उत्तराखंड और पर्यावरण तो नागपुर, ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, हमने पढ़ा था कि जो जैव विविधता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता है कि जैव विविधता के लिए, जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र पश्चिमी घाट माना जाता है, शांत घाटी मानी जाती है, ठीक है। अब इस जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये कहां पर है, ये चीज बताना है। तो हमने पढ़ा था कि सर ये कहां पर है, ये है आपका कहां पर, तमिलनाडु में, तमिलनाडु, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये तमिलनाडु में आपका जैव विविधता का हॉटस्पॉट, ठीक है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट तमिलनाडु में है, ठीक है। अब आपको जैव विविधता बढ़ाना है, जैव विविधता बढ़ानी है तो क्या करनी पड़ेगी, जीवों को लाड़ू खिलाना पड़ेगा, लाड़ू, बोले सर हम जीवों को लाड़ू खिलाएंगे तो ये जैव विविधता बढ़ेगी। तो जैव विविधता का जो प्राधिकरण है, जो प्राधिकरण का मुख्यालय है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, इसको याद रखेंगे, तमिलनाडु को कैसे भी याद रख लेना रिलेट करके, ठीक है। और ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है। यहां पर इलायची पहाड़ी भी है, नीलगिरी की पहाड़ी पर, ठीक है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये तो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, यहां से आपको पता होगा, विश्व बाघ दिवस बताना है। अब देखो यहां से आपके 3-4 प्रश्न क्लियर होंगे, कैसे होंगे। हमने देखा कि सर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है ना। 29 जुलाई को आपको ही बताना है, और 16 सितंबर को मनाते हैं हम ओजोन दिवस, ठीक है, ये आपको पता है। 16 सितंबर ओजोन दिवस, 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस, ठीक है, 29 जुलाई को याद रख लेना, 29, ठीक है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। तो ये चारों ही दिवस आपको याद होनी चाहिए, इनको सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं अपन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई,
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म बताना होता है आपको। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये यूएनईपी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है। और यूएनईपी का जब भी नाम लिया जाता है तो इसका ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि इसका मुख्यालय कहां पर है, यूएनईपी का नैरोबी में है, और नैरोबी केन्या की राजधानी है, ये चीज भी याद रखनी है। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यानी कि यूएनईपी की स्थापना कब हुई, ये चीज आपको पता होगी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा, क्या होगा कि ये 1972 में इसकी स्थापना हुई थी यूएनईपी की, और 193 सदस्य हैं इसके। किसके, कभी कभी सदस्य भी आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर डीपली पूछा जाएगा कि यूएनईपी के सदस्य कितने हैं, तो 193 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो नैरोबी केन्या में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी। अब ये चीज भूलनी नहीं है क्योंकि ये फाइनल रिवीजन आपका चल रहा है ना, फाइनल रूप से आपको याद होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई? हमने पढ़ा था कि ओजोन दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। अब ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो आपने पढ़ा था कि सर जो ओजोन परत है ये वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल नीचे से दूसरी परत मानी जाती है। सबसे निचली परत मानी जाती है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर की परत को समताप मंडल कहते हैं, और समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इसकी जो मोटाई नापने की इकाई है उसे कहते हैं हम डॉप्सन इकाई। डॉप्सन इकाई यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता। अब आपको बताना है कि डेसिबल ये किसका मापक यंत्र होता है, डेसिबल ये कौन सी दोस्तों बताना है आपको, किसकी इकाई है ये डेसिबल? डेसिबल आप लोग बताएंगे। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है, डॉप्सन इकाई, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब डेसिबल आपको बताना है, जल्दी से चयन करेंगे डी नंबर में कि ये यहां पर आपको संरचना दी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। हम एक बार इनको बाह्य मंडल और इनको भी देख लेते हैं। देखो यहां पर ये सबसे निचली परत जो है इसे क्या कहा जाता है, क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, है ना, इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। कभी कभी ट्रोपोस्फियर भी आपके ऑप्शन में आता है, तो इसको याद रखेंगे। क्षोभ मंडल को और क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, और ये सबसे निचली परत मानी जाती है वायुमंडल की। अब एक क्वेश्चन बनता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं, तो आप बता देना क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी नहीं। फिर ये दोस्तों ये समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर इसे कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर, और ओजोन जो परत है इसी मंडल में पाई जाती है। ये देखिए यहां से ये आपको समताप मंडल यहां तक दिख रहा होगा, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और इस ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरो से क्या होता है, नुकसान होता है, और इसकी मोटाई नापने की जो इकाई है उसे हम डॉप्सन इकाई करते हैं, ठीक है। और ये देखो सूर्य से यहां से परावैंगनी किरणें आती हैं, और ये ओजोन परत क्या करती है, इसको धरती पर जाने से रोक देती है, जिससे धरती पर मनुष्यों को त्वचा कैंसर का खतरा कम हो जाता है ना। परावैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है जो खतरा कम हो जाता है, ये चीज भी आपको याद रख लेना। ये मध्य मंडल है, मध्य मंडल सबसे ठंडी परत मानी जाती है, और ये आयन मंडल है, ठीक है, और ये बाह्य मंडल सबसे ऊपरी परत को। और रेडियो तरंगे जो परावर्तित होती हैं दोस्तों वो आयन मंडल से होती है, रेडियो तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होती हैं, और जो, ठीक है, इनको याद रखेंगे। ये सारी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इनके लिए आपको कंप्लीट और तैयार रहना है, ठीक है। अब बात करेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 12 में उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में, सभी लोग बताएंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? मैंने आपको बताया था कि अगर मध्य प्रदेश की कभी बात हो कि चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, कहां पर, बड़वानी में, बड़वानी में है, ये चीज आपको याद रखेंगे। बड़वानी में मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। लेकिन अगर केंद्रीय बात आती है तो केंद्रीय आपकी उड़ीसा, उड़ीसा यानी कि कटक में, कटक उड़ीसा, ठीक है, ये चावल अनुसंधान केंद्र है, और इसको याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश में बड़वानी में है, और ये उड़ीसा है। उड़ीसा के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजें याद कर ली कि सर यहाँ पर चिल्का झील भी है, सबसे बड़ी लैगून झील मानी जाती है चिल्का झील, है ना। और यहाँ पर महानदी पर कौन सा डैम बना है, महानदी पर हीराकुंड बना है, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज तो आपने याद कर ली। फिर आपसे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है?
भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ये भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय तो वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय था, जो कि जबलपुर में स्थित है, वो भी याद रख लेना है। लेकिन अगर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आपको बताना है दोस्तों ये कहां पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। और कृषि में हम क्या करते हैं, नई नई पद्धति अपनाते हैं, कृषि में हम नई नई पद्धति अपनाते हैं, तो ये कृषि अनुसंधान केंद्र भी कहां पर होगा, बोले सर कृषि में नई नई पद्धति अपनाते इसलिए नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र। अब दोस्तों ये आपका यहां पर ये नई दिल्ली है, यहां पर आपका कृषि अनुसंधान केंद्र है। फिर आपको ओणम किस राज्य का त्योहार माना जाता है, ओणम बताना है प्रश्न क्रमांक 14 में, उड़ीसा का, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश का। एक आध क्वेश्चन यहां से भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर, और सही क्या हो जाएगा, ओणम। एक आपके त्योहार या फिर नृत्य से भी, सांस्कृतिक धरोहर से भी, सांस्कृतिकता से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहां पर ओणम आपसे पूछा गया, तो ओणम ये जो है राज्य का त्योहार है केरल का, केरल का ओणम, केरल का ओणम याद रखेंगे, केरल का ओणम। और यहां का नृत्य कौन सा है, कथकली है ना, कथकली है ना, कथक। उत्तर प्रदेश का क्या माना जाता है, कथक माना जाता है, उत्तर प्रदेश का कथक और केरल का कथकली है ना, ये सभी को याद रखना है। और यहां पर ओणम केरल का है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, केरल है ना। और अगला क्वेश्चन है अपना, और केरल से बहुत सारे ऐसे 4-5 फैक्ट हैं जो हमने केरल के बारे में पढ़ लिए, केरल से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो तो आपने याद कर लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया, तो कहां पर स्थापित किया गया, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताना है आपको। भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान ये कहां पर स्थापित किया गया, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, केरल में या फिर मध्य प्रदेश में। 4 विकल्प है हमारे सामने, सभी लोग कमेंट में बताएंगे उत्तर आपका क्या होगा। और रवि पागरे जी बिल्कुल सही आंसर आपने चयन किया है कि सर मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया। ये चीज भी आपको याद रख लेना। अब भोपाल की बात आई है तो भोपाल से 3-4 फैक्ट आपको याद रख लेना है। सबसे पहला तो यहां पर आपदा प्रबंधन संस्थान है जो भारत का प्रथम है, ठीक है। यहां पर वन प्रबंध संस्थान भी है, वन प्रबंध संस्थान भी कहां पर है, भोपाल में है, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है, भोपाल में है। और इसी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सर्प उद्यान भी कहां पर है, सर्प उद्यान, ये भी आपका भोपाल में है, ठीक है। तो ये भोपाल के बारे में 4 तथ्य आपको याद रख लेना है। भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान, ठीक है, वन प्रबंधन संस्थान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और सर्प उद्यान भी कहां पर है, भोपाल में। और भोपाल 7 पहाड़ियों पर स्थित है और इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, किसे, भोपाल में को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है तो आप बता देना भोपाल को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है तो यूएनईपी द्वारा, IUCN द्वारा, WWF द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, 4 में से आपको चयन करना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फटाक से बताएंगे। ये सारी चीजें दोस्तों आपको फाइनल तरीके से पढ़ लेनी चाहिए, एक एक फैक्ट आपको आनी चाहिए। कोई भी फैक्ट आपका आ सकता है, बिल्कुल नहीं है कि सर राष्ट्रीय उद्यान नहीं पूछे जाएंगे, वन नहीं पूछे जाएंगे, अभ्यारण्य नहीं पूछे जाएंगे, सब कुछ भी आ सकता है। अनेकों शिफ्टों में आपका होना है पेपर, इसलिए हर एक शिफ्ट में बदल बदल के क्वेश्चन और डीपली और कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रेड डाटा बुक IUCN, ये बी नंबर आपका सही होगा, ये प्रकाशन करता है बी नंबर, ठीक है, IUCN, इसको याद रखेंगे। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। IUCN की स्थापना कब हुई थी, 48 में हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो गिलांड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, गिलांड स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय कहां पर है, गिलांड स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, है ना। और रेड डाटा बुक जारी करती है IUCN। आपसे सीधा सा क्वेश्चन बनेगा, रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, तो IUCN। IUCN की स्थापना कब हुई थी, 1948 में। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो गिलांड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन आप लोग सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है,
ये भी आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक आपका 17 है। 17 में आपको चयन करना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? कोसी नदी पर बना है, नर्मदा पर बना है, गंगा नदी पर बना है या फिर दामोदर पर बना है? तब आपको चयन करना है। 4 विकल्प है प्रश्न क्रमांक 17 में, और 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर जो सरदार सरोवर बांध है ये बना है नर्मदा नदी पर। ठीक है, ये चीज भी याद रखना है, नर्मदा नदी पर। अब ये कहां पर बना है? तो ये नर्मदा नदी पर बना है दोस्तों। कहां पर? गुजरात के नर्मदा जिले में, गुजरात के नर्मदा जिले में ये बना है ना। और ये जो सरदार सरोवर बांध है दोस्तों, इसका संबंध दोस्तों बहुत बढ़िया है अपना। इससे आपका पर्यावरण से रिलेटेड फैक्ट पूछे जाएंगे। कौन कौन से? एक आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। मेधा पाटकर, अरुंधति राय, बाबा आमटे, इससे संबंधित थे। आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन सा व्यक्ति था या कौन सा व्यक्ति नहीं था। तब आपको याद रख लेना। और नर्मदा की जब भी बात आती है तो ये सरदार सरोवर की दोस्तों ऊंचाई कितनी थी? 130 मीटर थी पहले। इस ऊंचाई को कम करने के लिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, और वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर है। ये भी आपको याद रख लेना सरदार सरोवर की। ठीक है, और ये नर्मदा नदी पर बना है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 18 में हमें चयन करना है। और जब गुजरात की बात आती है दोस्तों, तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेर के लिए जाना जाता है, एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है बुलर झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील है ना, सांभर झील है, या फिर गोविंद बल्लभ पंत है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, या फिर चिल्का झील है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बतानी है, और खारे पानी की झील हो जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी है? सांभर झील है। और ये सांभर झील कहां पर है? ये सांभर झील है राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। ये चीज भी याद रख लेना है। ठीक है, और दोस्तों ये बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। और ये गोविंद बल्लभ पंत ये कृत्रिम सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और ये जो चिल्का झील है ये तटीय झील मानी जाती है, सबसे बड़ी तटीय झील। ठीक है, तो इनके बारे में याद रख लेना। इस झीलों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों ये सांभर झील राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम स्थल है तो कहां पर है दोस्तों? आपको पता है कि हमारी जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, है ना। और गंगा राष्ट्रीय नदी भी है, सबसे लंबी नदी भी गंगा है, सभी को पता है। अब गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या कहलाता है? मानसरोवर कहलाता है, गंगोत्री कहलाता है, यमुनोत्री कहलाता है, या फिर चिल्का झील कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका 19 का आंसर हमें चयन करना है, और 19 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बोले सर गंगा नदी निकलती है कहां से? गंगोत्री से। गंगोत्री यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। और दोस्तों ये आपकी गंगोत्री है ना, यहां से निकलती है उत्तराखंड से। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे गंगा नदी के बारे में। अब उड़ीसा का शोक पूछ लिया गया आपको। उड़ीसा का शोक तो किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है, गंगा नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक चयन करना है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? ये चीज आपको चयन करनी है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 में। और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर उड़ीसा, अगर बात करें तो उड़ीसा में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, भीतरकनिका है ना। और आपका कौन सा है? नंदनकानन भी यहां पर है ना। और दामोदर है या फिर यमुना है, सभी लोग चयन करेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा का शोक। और उड़ीसा का शोक तो महानदी है। और ये महानदी कहां से निकलती है आपको पता है? ये छत्तीसगढ़ की धमतरी से निकलती है, छत्तीसगढ़ के धमतरी से निकलती है दोस्तों, है ना, ये महानदी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, है ना। और ये यमुनोत्री से यमुना निकलती है। दामोदर का पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है इसे, दामोदर को, ये भी आप याद रख लेना है। और कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक, है ना, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते जाएंगे दोस्तों, वीडियो को शेयर भी आपको करना है। फिर आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा
कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पठार 2011 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, या इनमें से कोई नहीं। ये पठार जरूर पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी याद रखना है, ठीक है। हाँ, बाढ़ आने से नुकसान होता है, इसलिए इसे शोक कहा जाता है। बहुत भयंकर बाढ़ आती है ना, और नुकसान होता है, और इसके बाढ़ आने से जब व्यक्तियों को तकलीफ होती है, नुकसान होता है, तो व्यक्ति शोक करते हैं, इसलिए शोक भी कहा जाता है इनको, है ना। और भारत का सबसे बड़ा पठार माना जाता है दोस्तों आपका कौन सा? ये दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और आपको पता है ये लद्दाख का पठार ये ठंडा माना जाता है, ठंडा मरुस्थल भी यहां पर है लद्दाख में, है ना, इसको भी याद रखेंगे। छोटा नागपुर की पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, है ना, ये भी याद रखेंगे, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और दक्कन का पठार तो याद रखेंगे ही आपको। अब कैसे याद रखोगे? बोले बड़ा सा ढक्कन, ढक्कन से बनेगा ढक्कन, और बड़ा सा ढक्कन ढाको, कोई भी चीज में बड़ा सा ढक्कन ढाक के रखो, तो बड़ा सा ढक्कन, तो बड़ा सा ढक्कन यानी कि ढक्कन क्या है? बड़ा है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये देखो, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है दक्कन का पठार, ये भारत का सबसे बड़ा पठार माना जाता है दोस्तों, है ना, दक्कन का पठार, इसको याद रखेंगे। और लोकटक झील कहां पर स्थित है? ये बताना है आपको प्रश्न क्रमांक 2 में। लोकटक झील जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में, मणिपुर या फिर राजस्थान में, कहां पर स्थित है लोकटक झील? और आपने बताया कि सर जो लोकटक झील है इसमें कैम लमझाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर? लोकटक झील में, है ना। और लोकटक झील आपकी कहां पर है? तो ये है आपकी मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर। और ये आपका मणिपुर है जहां पर लोकटक झील है। और इसी लोकटक झील में दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैम लमझाओ, केवल लमझाओ इस प्रकार से बोला जाता है उसको। तो ये डी नंबर आपको चयन करना है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे साथियों। और ये मणिपुर है आपका, यहां पर देखो मणिपुर, जहां पर लोकटक झील है, कैम लमझाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 3 में आपको चयन करना है, किसे कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, नर्मदा या फिर महानदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा। और ये जो दोस्तों क्या है? त्र्यंबक की पहाड़ी है ना, नासिक के निकट से निकलती है। कौन सी निकलती है? जल्दी से कमेंट में लिखेंगे सभी। हाकम जी, मिस ललिता, टीना जी और माही जी, चंद्रशेखर। प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर होगा कि सर दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी को, है ना, गोदावरी यानी कि बी नंबर, ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और दोस्तों ये आपकी यहां से निकलती है त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी, है ना, नासिक के निकट से। नेक्स्ट है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी बतानी है। और एक चीज और पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सी ऐसी नदियां हैं निम्न में से बताइए, कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? ये चीज भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो डेल्टा नहीं बनाती कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां डेल्टा नहीं बनाती, इनको भी याद रख लेना है। ये पश्चिम की ओर बहती हैं और जाके अरब सागर में गिरती हैं खंबात की खाड़ी में, तो ये क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी। तो इसको याद रखेंगे, ये नर्मदा आपका बिल्कुल सही होगा, है ना, और ताप्ती भी होगा, यानी कि दोनों सही है। ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ताप्ती नदी निकलती है दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई से निकलती है। कहां से निकलती है? मुल्ताई से, इसको याद रखेंगे, है ना। बैतूल की मुल्ताई से ताप्ती निकलती है, अनूपपुर के अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और दोनों ही पश्चिम की ओर बहती हैं और दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती, इनको याद रखेंगे, ठीक है। और अगला है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 5 में पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से, सांगपो या फिर माजुली। ये दोस्तों आपका पूरा भारत का जो छुटपुट पर्यावरण था उसके बारे में आज हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, इसको जान रहे हैं, ठीक है। छुटपुट जो भारत के विभिन्न खंडों से, भूगोल से लेकर के भौगोलिक पर्यावरण, है ना, ये अपन ने आज बहुत ही अच्छे से इनको पढ़ लिया, इनको भूलना नहीं है। यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये चीज आपको बतानी है। और दोस्तों ये जाना जाता है किस नाम से? तिब्बत की बात आती है तो तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बी नंबर आपका सांगपो बिल्कुल सही होगा,
है ना। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, है ना। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो माजुली द्वीप है, और ये किस नदी पर बना है तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। तो ये माजुली द्वीप भी आपको याद रख लेना है, और इसे तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यहां पर देखो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र यहां से आती है ना, और एक गंगा आती है यहां से, तो गंगा में इस गंगा को इसे क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, ठीक है। और इसको जब ये प्रवेश करती है दोस्तों बांग्लादेश में तब इसे जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, है ना। और इनकी जो संयुक्त धारा हो जाती है, यहां से एक बराक नदी आती है, और ये तीनों की जब संयुक्त धारा होती है तब इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, मेघना, क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। इनको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। और ये तीनों जाके कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बराक, ठीक है, इनको याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऊंचा पूछा गया, सबसे ऊंचा, और कहां का, विश्व का। लद्दाख का पठार है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, या फिर तिब्बत का पठार है। ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद विश्व का सबसे ऊंचा एमपी टेट वर्ग 3 में, है ना, पिछली बार 2011 में, है ना। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपको बताना होता है, और ऊंचा पठार जो है, ये ऊंचा पठार दोस्तों आपका तिब्बत का पठार है। तिब्बत ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो तिब्बत का पठार। तिब्बत को याद रख लेना है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है, ठीक है। और जो तिब्बत है दोस्तों, इसको, ये सबसे ऊंचा पठार है विश्व का, इसको याद रख लेना, तिब्बत, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये यहां कहीं आता है तिब्बत आपका, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपको बताना है केंद्रीय पादप अनुसंधान केंद्र कहां पर है। पादप तो आप समझते हैं, पादप मतलब होते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। अब केंद्रीय पादप अनुसंधान केंद्र कहां पर है, नागपुर में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर लखनऊ में। ये चार में से आप चयन करेंगे। जब तक मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है हमेशा, परीक्षा कोई भी हो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है तो दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। फिर ये पादप अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो ये लखनऊ में है, पादप अनुसंधान केंद्र, है ना। आपका जो बी नंबर है लखनऊ, आपका बिल्कुल सही होगा, पादप अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। औषधि अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, लखनऊ में है। अब दोस्तों औषधि से बात आती है, जड़ी बूटी बैंक मध्य प्रदेश में, जड़ी बूटी बैंक कहां पर है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। जड़ी बूटी बैंक, तो जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में है, पचमढ़ी में याद रख लेना, क्योंकि पचमढ़ी में सतपुड़ा उद्यान है, और सतपुड़ा में आपने सुना होगा कि सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनमने जंगल। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, यहां पर बोरी अभ्यारण्य भी है। और सतपुड़ा में दोस्तों क्या है, पचमढ़ी है, और पचमढ़ी पर्वतों की रानी इसे कहा जाता है ना, पहाड़ों की रानी इसे कहा जाता है पचमढ़ी को। और पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का सबसे शीर्ष बिंदु यानी कि धूपगढ़ है, आपको पता होगा। और धूपगढ़ की कुल ऊंचाई कितनी है तो 1350, कितनी है 1350 मीटर है, इसको भी आपको याद रख लेना है धूपगढ़ की। और दोस्तों ये आपका केंद्रीय पादप अनुसंधान केंद्र कहां पर है, लखनऊ में है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। लखनऊ और मध्य प्रदेश की जड़ी बूटी बैंक ये पचमढ़ी में है, ठीक है, इनको याद रखेंगे। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। अब अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे यहां के बाद से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जितना भी आपका एमपी से संबंधित जो पर्यावरण होगा, जो अभ्यारण्य होंगे, जो उद्यान होंगे, जो भी चीजें होंगी वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा आपका, ठीक है। और जो भारत से संबंधित छुटपुट जो होता है उसको भी आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। आज के सेशन के लिए दोस्तों बस इतना ही, बहुत कुछ अपन ने पढ़ लिया आज। पूरा भारत के बारे में, पूरे भारत के बारे में जो मेन पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं पर्यावरण में, वो चीज अपन ने देख लिया आज, ठीक है। तो वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, शेयर भी कर देना है ना। और दोस्तों इतनी अच्छी चीजें आज पढ़ी हैं, आज रिवीजन के माध्यम से पर्यावरण में एक एक चीज, एक एक फैक्ट का आपका रिवीजन हुआ, ठीक है। तो सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य करना है ना। और ठीक है, कामिनी जी, दौलतराम कुशवाहा जी, हेमंत जी, जाबरीन जी, वंदना, राधे, उर्मिला जी, सभी को धन्यवाद। अरविंद जी,
है ना, धर्मेंद्र कुमार लोधी और उमंग जैन जी, ठीक है। और बहुत बढ़िया तरीके से सभी लोग इसी प्रकार से लाइक और शेयर करते रहें, और पर्यावरण का आपका जो कुछ भी होगा वो पूरा निकाल के आपके सामने रख दूंगा, पर्यावरण से एक एक चीज आपको बता दूंगा, है ना। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हिंदी की है ना। कुछ दिनों की बात है, लाइक कर दो, सही बात है यार, कर दो, है ना। अपने लिए कर दो, दूसरों के लिए मत सही, लेकिन लाइक तो कर दो, अपने लिए करो यार, है ना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।